गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम से एनसीईआरटी साइंस फिजिक्स एमसीक्यू क्लास 8 आवर्त गति एवं ध्वनि तरंगे पढ़ते हैं और क्लास 1 से 7 तक यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है। आप उसको देखिए और ये एग्ज़ाम बीपीएससी, बीएसएससी और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो। सो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और आने वाले समय में लूसेंट और एनसीईआरटी हिस्ट्री का भी अपलोड करेंगे वीडियो। ओके, थैंक यू। देखते हैं वीडियो। क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर लेसन 8 का आवर्त गति एवं ध्वनि तरंगे, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से असत्य हैं? तो बी 2 और 3 से असत्य और फर्स्ट सही है। प्रत्येक दोलनी गति आवर्त गति होती है, ये सही है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। वर्तुल सर्कुलर गति दोलनी गति नहीं होती है। वर्तुल गति दोलनी गति होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि गलत है। ये दोलनी गति नहीं होती है क्योंकि वर्तुल गति में कण वृत्तीय पथ पर गति करता है, जब दोलनी गति में कण साम्यावस्था के इर्द गिर्द आवर्त गति करता है। वर्तुल गति आवर्ती गति होती है। प्रत्येक आवर्त पेरियोडिक गति दोलनी गति नहीं होती क्योंकि आवर्त गति में पिंड निश्चित समयांतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है। निम्न उदाहरणों में से कौन आवर्त गति को निरूपित करता है? सी। दूसरा का सी होगा 2 और 3, 2 और 3। दूसरा देखते हैं, किसी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए दंड चुंबक को उसकी नॉर्थ और साउथ दिशा से विस्थापन कर छोड़ देना। तीसरा, अपने द्रव्यमान केंद्र के पृष्ठ घूर्णीय गति करता कोई हाइड्रोजन अणु। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से सही सुमेलित है? तो बी। तीसरा का बी होगा 1 और 3 सही सुमेलित है। पहला, वाष्प इंजन में अग्र और पश्च चलता हुआ पिस्टन दोलन गति। तीसरा, किसी संगीत वाद्य के तार कंपन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से इसमें सत्य है? तो डी, तीनों सही है। आवर्त गति करती वस्तु का आवर्त काल वह न्यूनतम समय है जिसके पश्चात गति की पुनरावृत्ति होती है। दूसरा, आवर्त गति करती वस्तु की आवृत्ति आवर्त काल का व्युत्क्रम होती है। तीसरा, आवर्त गति करती वस्तु की आवृत्ति को मापने के लिए मात्रक का विशेष नाम हर्ट्ज रेडियो तरंगों के आविष्कारक हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो ए असत्य है, बाकी बी, सी, डी ये तीनों सत्य है। तो देखते हैं बी। सरल आवर्त गति में उत्पन्न बल प्रत्यानयन बल कहलाता है। सरल आवर्त गति में कण पर लगने वाला बल कण के विस्थापन के अनुक्रमणानुपाती होता है। एक समतल में बॉल की वृत्तीय गति सरल आवर्त गति है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो सी असत्य, बाकी ए, बी, डी ये सही है। तो ये देखते हैं, सरल आवर्त गति करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा मध्य स्थिति में शून्य होती है। सरल आवर्त गति करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम विस्थापन की स्थिति में अधिकतम होती है। डी, सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा मध्य स्थिति में अधिकतम होती है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, दिए गए कथनों में से सी असत्य है क्योंकि गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, जबकि यह चाल के वर्ग के समानुपाती होती है। सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा कण की मध्य स्थिति में अधिकतम तथा विस्थापन अधिकतम होने की स्थिति में शून्य होती है तथा कण की स्थितिज ऊर्जा मध्य स्थिति में शून्य तथा अधिकतम विस्थापनों पर अधिकतम होती है। सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा धनात्मक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण सरल आवर्त गति से संबंधित है? तो डी 1, 2, 4 कमानी के दोलन,
सरल लोलक। चौथा, किसी ईयू नली में दोलायमान पारे के स्तंभ की गति। व्याख्या, कमानी के दोलन सरल लोलक तथा किसी भी ईयू नली में दोलायमान पारे के स्तंभ की गति सरल आवर्त गति के उदाहरण, क्योंकि इन सभी स्थितियों में वस्तुओं के त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर होती है। क्वेश्चन नंबर 8, सरल लोलक के आवर्त काल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 8वां का ए सत्य है, मतलब एक लोलक की लंबाई बढ़ने के साथ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं जब बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है। 9वां का बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो 10वां का ए सत्य, अनुनाद की स्थिति में वस्तु के दोलनों का आयाम बढ़ जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए कथनों में से ए सत्य, क्योंकि जब किसी वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल की आवृत्ति वस्तु की संभाविक आवृत्ति के बराबर या पूर्ण गुणज में होती है तो वस्तु के प्रणोदित दोलनों का आयाम बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस घटना को अनुनाद कहते हैं तथा इन दोलनों को अनुनादी दोलन कहते हैं। किसी भी वास्तविक दोलायमान निकाय की यांत्रिक ऊर्जा दोलन करते समय घट जाती है, क्योंकि बाह्य बल जैसे कर्षण, वायु द्वारा लगाया गया कर्षण बल दोलनों को रोकते हैं तथा यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में स्थानांतरित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी घटना के कारण अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होती है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना के कारण अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होती है? तो सी, दोनों के कारण, 1 और 2। पुल 11 का सी होगा, पहला। दूसरा, पुल से गुजरते समय सैनिकों का कदम से कदम मिलाकर चलना। भूकंपित तरंगों की आवृत्ति का भवन की प्राकृतिक आवृत्ति के निकट होना। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से सत्य है? तो ए सत्य है, मतलब 1। 12 का ए होगा। तरंगे एक ऐसा विक्षोभ है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना द्रव्य के प्रवाह की गति करता है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, दिए गए कथनों में से एक सत्य है। तरंग किसी भौतिक माध्यम से उत्पन्न एक विक्षोभ है जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल में आगे बढ़ता है। कथन 2 और 3 गलत है, क्योंकि तरंगों द्वारा केवल ऊर्जा तथा समय का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं। जल में उत्पन्न तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन उपयुक्त में से कौन से सत्य है? तो बी सत्य है। 13 का बी, मतलब दूसरा और तीसरा। किसी डोरी के अनुदिश प्रेषित आवर्त तरंग अनुपस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुपस्थ तरंगों के संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 14 का डी असत्य, 1, 2, 3 सही है। ए, अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण केवल ठोसों में हो सकता है। अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण सभी प्रत्यास्थ माध्यमों में कराया जाता है। समुद्र में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों का संयोजन होती है। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करिए। तो 15 का सी हो जाएगा, 2, 3, 1। ए का दूसरा, किस यांत्रिक तरंगे उदाहरण यांत्रिक तरंग, किसी कमानी के एक सिरे को एक और विस्थापित करने पर उस कमानी के सिरे के एक भी ऐंठन की गति अनुपस्थ तरंगे कहलाती है। बी का तीसरा, द्रव्य से भरे किसी सिलेंडर में इसके पिस्टन को आगे पीछे कर सिलेंडर में उत्पन्न तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाते हैं। जल के पृष्ठ पर मोटर बोट द्वारा उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरणें। 17 का डी। 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? तो 3 और 4, मतलब 18 का बी सही है, 3 और 4। अवरक्त तरंगे घरेलू प्रणालियों जैसे टीवी, वीडियो रिकॉर्डर में प्रयोग की जाती है। सर्प अवरक्त तरंगों को संसूचित कर सकते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए कथनों में से 3 और 4 सही है। अवरक्त तरंगे उष्मीय तरंगे भी कहलाती है।
ये तरंगे तप्त वस्तु तथा वनुओं से विकिरण के रूप में उत्पन्न होती है तथा उसकी वेदन क्षमता उच्च होती है। इनका उपयोग वीडियो रिकॉर्डर, टीवी रिमोट आदि में किया जाता है। सर्प अपराग तरंगों को संसूचित कर सकते हैं। कथन एक अधू गलत है। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है, जैसे एक्स किरण, रेडियो तरंगे, गामा तरंगे आदि। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 19 का 20 सही सुमिलित है, 1 और 3। रेडियो तरंगे 500 किलो KHZ से 1000 किलो हर्ट्ज तक है। दृश्य प्रकाश तरंगे 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से -10 7 × 10⁻14 हर्ट्ज तक है। चलिए इसके व्याख्या देखते हैं। दिए गए युग्म में से 1 और 3 सुमिलित है। रेडियो तरंग का उत्सर्जन आवेशित कणों के दोलनों के कारण होता है। इनकी आवृत्ति 500 किलो हर्ट्ज से 1000 किलो हर्ट्ज तक परिवर्तित होती है। दृश्य क्षेत्र विजुअल रीजन में आने वाले तरंगों को दृश्य किरण कहते हैं। इनकी आवृत्ति की परास 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 7 × 10⁻14 हर्ट्ज के मध्य होती है। गामा किरणों की आवृत्ति 3 × 10⁸ हर्ट्ज से 5 × 10⁻22 हर्ट्ज के मध्य होती है, जो कि यहाँ पे 3 × 10⁻14 हर्ट्ज इंटू -7 × 40 ये गलत दिया हुआ है। आपका ये होगा गामा किरणों की आवृत्ति 3 × 10⁸ हर्ट्ज से 5 × 10⁻22 हर्ट्ज के मध्य होती है। क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1-2 को सुमिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। सूची 1 में विद्युत चुंबकीय तरंग और इसका उपयोग। बीस का ए सही होगा। ए प्रकाश तरंगे पदार्थों को देखने में होता है। प्रावेगी किरणें नेत्र शल्य में, एक्स किरणें कैंसर और कोशिकाओं को नष्ट करने में, सूक्ष्म तरंगे वाहनों की गति ज्ञात करने में। प्रकाश तरंगे पदार्थों को देखने में, परावैज्ञानिक तरंगे नेत्र शल्य में, एक्स किरणें कैंसर के कोशिकाओं को नष्ट करने में, सूक्ष्म तरंगे वाहनों की गति ज्ञात करने में। क्वेश्चन नंबर 21, माइक्रोवेव ओवन की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से सत्य है? तो 21 का सी सत्य, 1 का 2। माइक्रोवेव ओवन में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। दूसरा, माइक्रोवेव ओवन में केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग लाभकारी रहता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगे है? निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगे है? तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं क्योंकि यांत्रिक तरंगों के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता है, जबकि रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे तथा प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिनका संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निम्न में से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। चलिए व्याख्या देखते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ये तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती, जबकि रेडियो तरंगे, एक्स किरणें तथा गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। इसके अतिरिक्त प्रकाश तरंगे भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। क्वेश्चन नंबर 24, ध्वनि तरंगे वे हैं जो 24 का डी होगा, ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। क्वेश्चन नंबर 25, किस स्तर डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक प्रदूषक कहलाती है? तो 80 dB यह हानिकारक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 26, मानव में वाक यंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से सत्य है? तो 2 और 3 सत्य है। मानव में ध्वनि वाक यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है। तीसरा, पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई महिलाओं के वाक तंतुओं से अधिक होती है, जिसके कारण महिला की वाक ध्वनि उत्तम होती है। 27, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो बी असत्य है। 27 का बी असत्य है। ए सी डी ये सत्य है। ए देखते हैं, जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। सी देखते हैं, ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। डी, सामान्यतः महिला की आवाज़ पुरुष की अपेक्षा अधिक तारत्व होती है।
क्वेश्चन नंबर 28, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने निम्न में से कौन सी उपलब्धियों की खोज की? 28 का डी। 1, 2, 3 तीनों सही है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की प्रयोगों द्वारा पुष्टि की, रेडियो टेलीविजन के विकास की नींव डाली और प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की। कौन? हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने। क्वेश्चन नंबर 29, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद है, निम्नलिखित अंतर के कारण किया जाता है? ध्वनि गुणता। 29 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? तो 1, 2, 3 तीनों सही है। ध्वनि का मोटा या पतला होना इसकी तीव्रता द्वारा निर्धारित होता है। ध्वनि की गुणता द्वारा संपन्न तारत्व तथा समान प्रबलता की दो ध्वनि में अंतर किया जा सकता है। तीसरा, प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से सत्य है? तो तीनों सत्य। 1, 2, 3 टोन एकल आवृत्ति की ध्वनि है। दूसरा, स्वर अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि। तीसरा, ध्वनि की तीव्रता एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं। यह हमारे कानों को सुनने में सुखद लगते हैं। किसी के एकांक क्षेत्रफल में प्रत्येक सेकंड में प्रभावित ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो माध्यम में परिवर्तन के साथ निम्नलिखित में से किन में परिवर्तन नहीं आता? तो बी, केवल 3 में परिवर्तन नहीं आता और वेग और तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन आता है। फर्स्ट और सेकंड सही है, तीसरा में नहीं। क्वेश्चन नंबर 33, ध्वनि की चाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से सत्य? तो 1 और 3 सही है। वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर से सेकंड होती है। प्रकाश की चाल की ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 34, ध्वनि बूम उत्पन्न होता है जब? 34 का सी होगा। 1, 2 ध्वनि बूम उत्पन्न होता है जब कोई पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है। प्रघाती तरंगों शॉक वेव्स से संबंध वायुदाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 35, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह है 16.5 मीटर, 16.5 मीटर होनी चाहिए। निम्न कथनों पर कथन ए और आर को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। 36 का ए आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कथन ए देखते हैं, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में ध्वनि की चाल अधिक होती है, कारण ध्वनि का वेग ताप बढ़ने पर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? तो 1, 2, 4 मतलब 37 का बी होगा। 1, 2, 4 सही है। अनुरणन बारंबार परावर्तन से ध्वनि में स्थायित्व की एक स्थिति है। सिनेमा हॉल की छत वक्राकार बनाई जाती है जिसमें ध्वनि का बारंबार परावर्तन न हो और ध्वनि स्पष्ट सुनी जा सके। चौथा, स्टेथोस्कोप से चिकित्सक रोगी के हृदय की धड़कन सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न कथन ए और कारण आर को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। 38 का ए आंसर होगा। अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है, कारण दीवारों, छत एवं धरातल से ध्वनि परिवर्तन हो सकता है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं तथा कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। बड़े गिरजाघर तथा भवनों की दीवारें समतल होती है जिससे ध्वनि दीवारों से बार बार परावर्तन रिफ्लेक्शन करती है हुई लंबे समय तक बनी रहती है, जिस कारण अनुरणन उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से सत्य है? तो ए का 2 सही है। 39 का ए, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुत्ते प्राश्रव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं। दूसरा, व्हेल तथा हाथी अपश्रव्य जबकि डॉल्फिन और चमगादड़ प्राश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न करने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्राश्रव्य ध्वनियां
ध्वनियों या प्राध्वनियों के अनुप्रयोग हैं, तो 40 का डी होगा। 1 2 3 सही है। ऐसे भागों की सफाई करने में किया जाता है जहां पहुंचना कठिन होता है, जैसे सर्पिलाकार, नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। दूसरा, धातु के ब्लॉक में दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने में किया जाता है। तीसरा, गुर्दे की पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किया जाता है। किसका? प्रासर्वित ध्वनि तरंगों का। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से सत्य है? तो 41 का सी होगा। 1 और 2 सही है। चमगादड़ गहन अंधकार में भोजन की खोज के लिए प्रावध्वनि तरंगे उत्सर्जित करता है। सोनार तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, प्राध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से सत्य? तो 1 और 2 सत्य है। 42 का सी होगा। प्राध्वनि संसूचक यंत्र द्वारा मानव शरीर के आंतरिक अंग, यकृत, गुर्दे इत्यादि का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। इंडोग्राफी की ईसीजी तथा अल्ट्रासोनोग्राफी में प्राध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। चलिए इसके व्याख्या देखते हैं। प्राध्वनि तरंगों के संदर्भ में कथन 1 और 2 दोनों सही है। प्राध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो प्राध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। इस संसूचक में से रोगी के अंगों जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। इन प्रतिबिंबों को मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जाता है या फिल्म पर मुद्रित कर लिया जाता है। इस तकनीक को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। इकोकार्डियोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी में प्राध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग गर्भकाल में भ्रूण की जांच तथा उसके जन्मजात दोषों तथा उसकी वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाने में किया जाता है। प्राध्वनि तरंगों का हृदय के विभिन्न भागों से प्रावर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब बना जाता है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मानव कान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? तो 43 का ए सत्य। 1 और 2, कर्ण पल्लव परिवेश से ध्वनि एकत्रित करता है। दूसरा, आंतरिक कर्ण में कर्णावर्त दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 44, अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती है। 44 का सी होगा। 1 2, खुले पाइप में तनी हुई डोरी में। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? तो डी सत्य। न तो 1 होगा और न ही 2 होगा। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए कथनों 1 और 2 दोनों सही नहीं है, क्योंकि बांसुरी से उत्पन्न किसी तरंग की आवृत्ति उसके तरंग दैर्घ्य अर्थात लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः कम लंबाई की बांसुरी से उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है। ठोसेलो में ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों तरंग के रूप में प्रगामी होती है, जबकि तरल में यह अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। क्वेश्चन नंबर 46, जब लगभग समान आवृत्ति की 2 ध्वनि तरंगें किसी माध्यम से एक ही दिशा में गतिमान हो तो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न ध्वनि की परिणामी तीव्रता में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 46, जब लगभग सब समान आवृत्ति की 2 ध्वनि तरंगें किसी माध्यम से एक ही दिशा में गतिमान हो तो उनके अध्यारोपण से उत्पन्न ध्वनि की परिणामी तीव्रता में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो विस्पंद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, डॉपलर प्रभाव के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से सत्य? तो डी सत्य। 47 का डी। 1 और 2 और 3 तीनों सही है। पहला, सेना औषधि विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पिंडों का वेग मापने के लिए किया जाता है। मॉनिटरिंग स्टेशन पर पिंड द्वारा अपरावर्तित तरंगें प्राप्त करके इनकी आवृत्ति ज्ञात करने में किया जाता है। तीसरा, तरंगों का वेग मापने के लिए किया जाता है। तो लेसन 8 का 47 क्वेश्चन था, इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।